दोस्तों, अगर आपने किसी एफडी में पैसा निवेश किया है 1 साल के लिए और आपको उस पैसे की जरूरत महसूस होती है 6 महीने के अंदर, और आपने अगर वो पैसा 6 महीने के अंदर निकाल लिया, तो वहां पर आपके साथ दो चीजें होती हैं। पहली, जो भी बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया था वो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा। एंड दूसरी, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस एफडी पर, उस इंटरेस्ट पर आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। लेकिन यही पैसा अगर आप डेट फंड में निवेश करते तो ना वहां पर आपको कोई पेनल्टी देनी होती और ना वहां पर आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता। और ये सिर्फ दो रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से एफडी आपके पैसे के लिए एक गलत पार्किंग ऑप्शन बनता है। सो इस एपिसोड में मैं वो आपको सारे रीजन बताऊंगा कि क्यों एक डेट फंड बेहतर ऑप्शन है एफडी के कंपैरिजन में। और उसके बाद जेरोदा के कॉइन का यूज करके जितने भी डेट फंड है उनके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कौन सा डेट फंड आपको कब यूज करना चाहिए और किस डेट फंड में कितना ज्यादा रिस्क है। देखते रहिए। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रीमैच्योर विड्रॉल। जब आप किसी एफडी को टाइम से पहले ब्रेक करते हो तो वहां पर आपके साथ दो चीजें होती हैं। एक, जो आपने एफडी ब्रेक की है उसके इंटरेस्ट पर अब आपको एक पेनल्टी देनी होगी जो 0.5 से 1% तक होती है। एंड दूसरी चीज, जो आपको इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था जब आपने एफडी लॉक की थी, वो इंटरेस्ट रेट अब नीचे आ जाता है। तुम्हें वो रेट मिलता है जो उस एक्चुअल टाइम पीरियड होल्डिंग के लिए एप्लीकेबल था, ना कि जो तुमने लॉक किया था। मतलब अगर आपने 7% पर 3 साल के लिए कोई भी एफडी लॉक करवाई और आपने उस एफडी को 1 साल में ही ब्रेक कर दिया, तो इस केस में आपको उस पर 5 या 5.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड अगर आप किसी भी डेट फंड में पैसा निवेश करते, चाहे वो लिक्विड हो या किसी भी कैटेगरी का हो, उस पर आपको जब रिडम्पशन करते तो वहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती। दूसरी प्रॉब्लम है लॉकिंग पीरियड। जब आप किसी एफडी में पैसा निवेश करते हो तो सबसे पहले वहां पर आपको एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए मैं इस एफडी को ब्रेक नहीं कर सकता। एंड एनी केस अगर आपने वो एफडी ब्रेक की तो वहां पर आपको फिर फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा और आपको पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन डेट फंड में लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप किसी भी लिक्विड फंड में 3 दिन में पैसा निकालो या आप 3 साल बाद निकालो, फंड का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तीसरी प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। जब आप किसी एफडी में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आपका सारा पैसा सिर्फ एक बैंक के पास होता है और डीआईसीजीसी इंश्योरेंस में आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक कवर होता है। उसके ऊपर का पैसा हमेशा आपका रिस्क में होता है। तो एनी चांस बैंक में फ्रॉड होता है या बैंक डिफॉल्ट करता है तो उस केस में आपका सिर्फ 5 लाख रुपए सिक्योर है, उससे ऊपर का पैसा आपका रिस्क में है। लेकिन जब आप अपना पैसा डेट फंड में निवेश करते हो तो वहां पर आपका गवर्नमेंट, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बैंक्स और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा निवेश होता है। जब आप किसी लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड के पोर्टफोलियो को देखोगे तो उसमें 20 से 40 आपको अलग अलग इश्यूअर्स मिलेंगे। इन रीजंस की वजह से डेट फंड में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड और क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, जो हम आगे अभी कवर करेंगे। एक लास्ट पॉइंट जो जेन्युइनली लोग मिस कर देते हैं, एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर एक्चुअल बेसिस पर टैक्स लगता है, चाहे आप पैसा निकालो या ना निकालो, लेकिन आपका सालाना टीडीएस जरूर कटेगा। और डेट फंड के केस में टैक्स सिर्फ रिडम्पशन के टाइम लगता है। मतलब अगर आपने किसी डेट फंड में पैसा निवेश किया और आपने उसे निकाला ही नहीं तो उस पर कोई भी ऐसा टीडीएस नहीं कटता, वो टैक्स फ्री तरीके से अपने आप बढ़ता रहता है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में कि वो कितने टाइप के होते हैं, उनमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और किस में कितना रिस्क होता है और कौन सा फंड आपको कब यूज करना चाहिए। इसके लिए मैं आ गया हूँ जेरोदा के कॉइन पे। एंड यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाओगे, एक्सप्लोर वाले में जाओगे एंड वहाँ पर आप डेट पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप इनके टैब देख सकते हो, एनी, लिक्विड, ओवरनाइट, एंड आप इन्हें पढ़ सकते हो। अब पहले इन्हें समझ लेते हैं। इनका फर्क मोस्टली एक चीज से आता है, वो है ये कितने टाइम के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं ड्यूरेशन। जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट का रिस्क होगा। जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है और जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा गिरती है। फॉर एग्जाम्पल, फंड का ड्यूरेशन है 8 साल और आरबीआई अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इस केस में इस फंड की एनएबी शॉर्ट टर्म में 8% तक गिर सकती है। इसलिए यहाँ पर इन फंड्स की कैटेगरी को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर कैटेगरी का अपना काम है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्यूरेशन वाले फंड्स को। अब इसमें कौन से फंड्स आते हैं? इसमें आएगा आपका लिक्विड, ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन। कहने का मतलब है इसमें जितने भी ड्यूरेशन वाले फंड्स हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला फंड है ओवरनाइट। तो यहाँ पर जब आप ओवरनाइट पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको ये सारे फंड्स दिख जाएंगे। ये जनरली एक दिन के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करते हैं, इसकी वजह से इनका रिस्क काफी कम होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो 1 से 7 दिन के लिए आपके पास रहने वाला है तो उस पैसे को आप इन फंड्स में पार्क कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लिक्विड फंड्स। अब इसका यूज मैं काफी ज्यादा करता हूँ। लिक्विड फंड्स में जनरली ये 91 दिन के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करते हैं और लिक्विड फंड
फंड में भी रिस्क काफी कम होता है। अब इसका यूज आपको कब करना है, तो कोई भी आपका इमरजेंसी फंड हो या कोई भी एक ऐसा पैसा है जिसकी आपको 2-3 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, तो उसे आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हो। उसके बाद आता है मनी मार्केट फंड। ये फंड्स रफली 1 साल तक के हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करते हैं। इसमें भी रिस्क कम होता है और इसे आप 3 से 12 महीने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या लो ड्यूरेशन फंड। इन फंड में रिस्क मीडियम होता है और इन फंड्स का यूज आप 3 से 9 महीने के लिए कर सकते हो अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसमें आपका रिस्क मीडियम होता है और इसका यूज आपको कब करना है, जब आपको कोई पैसा 1 से 3 साल के लिए पार्क करना है। आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, आपको कोई कोर्स लेना है या आपको अपनी बाइक लेनी है या आपको अपना कोई लैपटॉप लेना है। इसके बाद आते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड। अब यहां पे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है और इनका यूज आपको कब करना है, जब आपको 3 साल से ज्यादा के लिए पैसा पार्क करना है। अगर आपको 3 साल से कम के लिए पैसा रखना है तो इस फंड का यूज मत करो, क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसका रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है और वो आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब इनका यूज आपको कब करना है, इनका यूज आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जब आपको 5 से 7 साल के लिए पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना है। और बिगिनर्स के लिए ये स्किप करने वाली कैटेगरी है। एक रूल हमेशा याद रखो, जितना शॉर्ट तुम्हारा टाइम होराइजन है उतना ही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लो, और चाहे किसी लंबे ड्यूरेशन वाले फंड का पास्ट रिटर्न कितना भी अच्छा हो। ये तो बात हो गई ड्यूरेशन फंड की। इसके बाद देखते हैं कि किसको पैसा उधार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं क्रेडिट और गिल्ट वाले फंड्स के बारे में। जब भी डेट फंड्स की बात आती है तो वहां पर आपके 2 रिस्क होते हैं, एक ड्यूरेशन वाला जो मैंने कवर कर दिया, उसके अलावा दूसरा रिस्क होता है वो होता है क्रेडिट रिस्क, यानी आप जिसको पैसा दे रहे हो ये वापस कर पाएगा या नहीं। इसमें हमारा पहला फंड है गिल्ट विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। इस फंड में पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर रिस्क 0 होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती, मतलब कर तो सकती है लेकिन करती नहीं है। इसका यूज आपको कब करना है, सबसे पहली चीज इसका यूज आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और दूसरी चीज जब आपको रिस्क सबसे कम चाहिए। इस फंड में इन्वेस्ट करते टाइम 2 चीजें याद रखो। पहली चीज, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में निवेश कर रहे हो तो एक चीज याद रखना कि आपको इसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो यहां पर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि इसमें रिस्क 0 है। क्योंकि यहां पर जो है आपका क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, क्योंकि आप टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वहां पर इसमें प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। इसकी वजह से यहां पर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। अगला फंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इसमें जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो आपका 80% पैसा होता है वो हमेशा AAA जो कंपनी होती है उनके बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क तो कम होता है लेकिन 0 नहीं होता। इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट कब करना है, जब आप 1 से 3 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप किसी कंपनी लेवल का रिस्क अच्छे से समझते हो। अगला फंड है क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें आपका पैसा जानबूझकर लोअर रेटेड कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन कंपनीज के बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और इसकी वजह से इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। किसी एक कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया तो आपके पूरे फंड की एनएवी एक झटके में गिर सकती है। अब इसका यूज कब करना है, इसके यूज के लिए आपको 2 चीजें समझनी होंगी। एक, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आप वो सारी चीजें समझते हो, और दूसरी चीज मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जो भी आपका डेट फंड का एलोकेशन है उसका काफी छोटा परसेंटेज, छोटा हिस्सा आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं फ्लोटर फंड। फ्लोटर फंड में आपका पैसा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग आपके बॉन्ड का कूपन रेट भी बढ़ता रहता है। इसकी वजह से इसमें रिस्क मीडियम होता है और इसका यूज आपको कब करना है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के रेट बढ़ सकते हैं। जो फिक्स रेट वाले बॉन्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड काफी कम गिरते हैं। जब भी आप इस कैटेगरी के फंड में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न मत देखो, क्योंकि वो आपको कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते। आप उसकी फैक्ट शीट में जाओ और वहां पर आप एवरेज क्रेडिट रेटिंग देखो और AUM का साइज चेक करो। अगर फंड का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया, खास करके क्रेडिट रिस्क और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की कैटेगरी में, तो वहां पर फंड मैनेजर को उतना पैसा डिप्लॉय करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर सकता है। इस वीडियो से आपने डेट फंड्स के बारे में तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको ETF के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।